बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया है। जब हुकूमत ने एक मेन बजट पेश किया था कौमी असम्बली में जून में, तब उस वक्त अपोजिशन ने कहा था कि इनको हर हाल में मिनी बजट पेश करना पड़ेगा। इकॉनमी की सूरत हाल ही ऐसी थी और IMF की शराइत सब जानते हैं कि बड़ी कड़ी होती हैं। तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN के घाघ लोग हैं, जो समझदार पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कह दिया था कि इस हुकूमत को दोबारा बजट लाना पड़ेगा। ये बजट है क्या, इसके अंदर कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, पाकिस्तान पर कितना दबाव आएगा, इमरान खान साहब की मकबूलियत के अंदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ने वाला है इस बजट से, या आम आदमी को फ़र्क कम पड़ेगा और जो तगड़ी एक एलीट है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके ऊपर भी एनालिसिस इस वीलॉग में हम कर लेते हैं। पहले तो आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और आम आदमी से क्या लगाव है शहबाज शरीफ का या बिलावल भुट्टो जरदारी का। ये दोनों कौम की किस्मत बदलना चाहते हैं, लेकिन निजी मसरूफियात की वजह से दोनों कौमी असम्बली नहीं आए। इस पर बात करते हैं क्यों नहीं आए और एक्चुअली हुआ क्या। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो चीज़ें महंगी हुई हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है वो बच्चों का जो खुश्क दूध है, जिसको फार्मूला मिल्क कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड हैं। मैजी का ब्रांड है, नीडो का ब्रांड है, नेस्ले का ब्रांड है, लैक्टोजिन और बहुत सारे और भी इसके अंदर ब्रांड हैं जो इस दूध को बेचते हैं। ये सारे ब्रांड 1100-1200 के बीच में, यानी इस कीमत के ऊपर ये 1 किलो वाला एक डब्बा मिलता है। जब छोटा डब्बा गरीब आदमी ख़रीदता है, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, तो उसको वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि डब्बे की कीमत उसको हर दफ़ा अदा करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है आम और गरीब आदमी को। अमीर आदमी बड़ा वाला ले लेता है तो वो ज़्यादा चल जाता है, उसको ज़रा थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। अच्छा, इसमें जो ये दूध है ये आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एथोपिया जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में, या इस किस्म के मुल्कों के अंदर जहाँ पे ग़िज़ाइयत ख़वातीन को अच्छी नहीं मिल रही, ख़वातीन के अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं और उनके पैदा होने वाले बच्चों में भी डेफिशिएंसीज़ हैं। जो मासूम बच्चे हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनको विटामिन्स और दीगर मिनरल्स उनकी जिस्म के अंदर पूरे करने के लिए, तवानाई उनको मुकम्मल देने के लिए, उनको फार्मूला दूध डॉक्टर लिख कर देते हैं कि ये वाला दूध इस बच्चे को दें, ये वाला दूध इस बच्चे को दें। तो ये दूध बच्चों को सपोर्ट देता है, इसको फार्मूला मिल्क कहते हैं। ये खाली खुश्क दूध नहीं है, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी मिक्स की जाती हैं। इसका जो फार्मूला है या इसका जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाया जाता है। उसके ऊपर पहले 0% GST था इस दूध के ऊपर। इसके बावजूद ये दूध इंतहाई महंगा बिक रहा था पाकिस्तान में, और अब जो GST है उसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। ये दूध पहले ही बहुत महंगा था बच्चों के लिए, और अब इसका हर डब्बा ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और इससे जो हुकूमत वक्त पैसा कमाएगी वो 9 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिलेगा। 9 अरब रुपए के इजाफी टैक्स में आप बच्चों की सेहत को और उनकी नशोनुमा को कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं। बहुत लाखों की तादाद में बच्चे इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त 1150 रुपए का तो नेस्ले वालों का एक डब्बा है। लाजमन जब 17% का इसके अंदर इजाफा होगा GST का, तो वो तो आम आदमी से वसूल करेंगे, तो ये कोई 1400 तक का चला जाएगा। और बच्चे एक से ज़्यादा डब्बा, बाद का 2 डब्बे इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा भी करते हैं बाद सूरतों में, जहाँ पे उनको दूसरा दूध मैसर नहीं होता और डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने यही दूध इस्तेमाल करना है। तो इस तरह वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा गरीब माँ बाप को, ख़ास तौर पे अपने बच्चों की नशोनुमा बेहतर करने में। मोबाइल फ़ोन कॉल्स जो हैं उनके ऊपर जो टैक्स था वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे 7 अरब रुपए की कमाई होगी। ये जो लोग छोटी कॉल्स करते हैं, वैसे मेरे ख्याल में ये जो पैकेजेस है ना, ये ख़त्म कर देने चाहिए। सारी सारी रात लोग टेलीफोन्स के साथ लगे रहते हैं। ये जो मुफ्त इंटरनेट पैकेजेस हैं वो भी ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग उससे कोई तामीरी काम तो कर नहीं रहे। सारी रात फिल्में देखते हैं, सारा दिन फिल्में देखते हैं, हर वक्त इस किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद रहते हैं, जहाँ वो अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और पैसे का भी ज़ाया होता है। लेकिन ये टेलीफोन कॉल जो है, इसकी जो बड़ी है परसेंटेज, इसके ऊपर जो टैक्स बढ़ा है 10% से बढ़ा के 15%, इसमें भी आम आदमी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये पैसे वापस तो कभी आने नहीं होते। 850 cc से बड़ी गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में, इन पे चाहे बाहर से आ रही हैं चाहे पाकिस्तान के अंदर है, इन पर सेल टैक्स 5% मज़ीद बढ़ा दिया गया है। 12% से बढ़ के कुछ 17% तक इसके ऊपर सेल टैक्स आ गया है। तो ये गाड़ियां मज़ीद महंगी होंगी। थोड़ा सा पहले भी महंगी हुई थी, अब मज़ीद महंगी हो जाएंगी। अद्वियात का जो ख़ाम माल है जो बाहर से मंगवाया जाता है,
उसके ऊपर 17% GST कर दिया गया है। यानी ये पहले GST ऐसे नहीं था, अब 17% जनरल सेल टैक्स इसके ऊपर कर दिया गया है। जो अद्वियात का खाम माल बाहर से मंगवाया जाता है, एक तो जो दवाई आप खरीदते हैं उसके ऊपर वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है, फिर जो खाम माल बाहर से आ रहा है अद्वियात का, ज़्यादातर बाहर से आता है, उसके ऊपर भी आपको अब सेल टैक्स वो डालेंगे तो आम आदमी को ही ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो मालिक जो अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री है उसका मालिक 17% अपनी जेब से दे देगा। वो दवाइयाँ महंगी करेंगे और आम आदमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट डालेंगे। इससे वो 45 अरब रुपए हासिल करेंगे। अच्छा, जो FBR के बकौल ये बाद में रिफंड कर दिया जाएगा, ये जीरो रेटेड होगा, यानी ये जो 45 अरब रुपए हैं ये पहले हासिल कर दिए जाएंगे और बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये आम आदमी, मिसाल के तौर पे आज किसी ने पैनाडोल ली है या आज किसी ने कोई और दवाई, वारफरीन, मैरीवॉन, कोई और दवाई उसने ली है, कोई भी दवाई, कोई खांसी का शरबत उसने लिया है, तो जिस आदमी ने आज दवाई ली है और उसको 17% टैक्स पड़ गया है, 100 रुपये वाली दवाई उसने 117 की ली है, तो क्या ये उसको कल वापस मिल जाएंगे? ये पैसे उसको कल वापस नहीं मिलेंगे। ये जब भी रिफंड होंगे ये उन मालिकान के और जो अद्वियात माफिया है, जो ड्रग माफिया पाकिस्तान में काम करता है, ये उनकी जेब में चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा कमाल काम एक किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और एक ऐसी चीज़ बनाई है जो 45 अरब रुपए का मुनाफा सीधा सीधा ये कंपनियां ले जाएंगी, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा न छोड़ेंगी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब देखिएगा कल से आप हर चीज़ महंगी हो जाएगी और जो चीज़ें इन्होंने साल पहले से खरीद के रखी हुई है, जो 1 साल बाद तक बिकनी नहीं है, जो कम कीमत में बाहर से आ गई थी, रॉ मटेरियल हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन कल से आप देखेंगे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे आज ही सारी चीज़ें मंगाई हैं और कल ही बेचनी है। तो ये 2 नंबरी तो पाकिस्तान में होती है, इसको तो रोका नहीं जा सकता और हुकूमत ये कर भी नहीं सकेगी। सारिफीन की जेब में से या आम जो ग्राहक हैं उनकी जेब में से पैसे निकल जाएंगे और वो रिफंड नहीं हो सकेंगे। बेकरी आइटम्स हैं मुख्तलिफ, जैसे आपका शीर माल है या आपका डबल रोटी है, केक है, ऐसी चीज़ें बेशुमार आप वहाँ से बेकरी से लेते हैं, उन पे 17% GST लगा दिया गया है। इससे भी 5 अरब रुपए कमाए जाएंगे। महंगाई लाजमन है, बढ़ेगी इससे भी। होटल्स जो हैं वहाँ पे जो खाने पका के बेचे जाते हैं या ऐसी मसनूआत बेची जाती हैं, लोग जो होटलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा मजदूर तकबा, गरीब लोग जो हैं वो छोटे होटलों में खाने खाते हैं। वहाँ पे 7.5% से बढ़ाकर 17% GST कर दिया गया है। अच्छा, ये सारा पैसा FBR के जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो फ्राडिया किस्म के ऑफिसर हैं, उनकी जेबों में जाएगा, क्योंकि होटल वालों ने तो बाद का 2-2 बिल बनाए होते हैं। FBR के लिए अलग रिकॉर्ड रखा होता है, ग्राहक के लिए अलग रिकॉर्ड रखा होता है, सबको चीट कर रहे होते हैं। बड़े बड़े होटलों के अंदर तो चलें 2 नंबरी बाद नहीं हो सकती, लेकिन छोटे होटल वालों के बाद ये जाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि 17% टैक्स तुम्हारा कितना बनता है, तुम मशीनें रखो। उस बेचारे को मशीन, उसको मोबाइल नहीं चलाना आता, वो मशीन कहाँ से रखेगा? तो उसे कहते हैं कि वो वाली मशीन रखो जिससे तुम मशीन वाला बिल बनाओ, तो वो ये कर नहीं सकता छोटे मोटे होटल वाला, उसके ऊपर भी दबाव बढ़ाते हैं। वहाँ बेचारे मजदूर वगैरह खाना खाते हैं, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे 5-10 हज़ार रुपये रिश्वत देने पे मजबूर हो जाता है। कभी महीने बाद देता है, कभी हफ्ते बाद देता है, कभी रोज़ाना देता है। तो इस तरह जो आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला डिपार्टमेंट है, उनकी दिहाड़ियों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो होटल में सेल टैक्स का मामला है ये यहाँ पहुँचेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। FBR के लोगों की अच्छी दिहाड़ियाँ अब लगेंगी, ये उनके लिए भी एक काम हो गया है। चावल, गंदम और मैदे के अलावा ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी मिल के अंदर पीसेंगे तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। चावल, गंदम और मैदा। इसके अलावा आप जो भी पीसेंगे, मिसाल के तौर पे मकई, ज्वार, बाजरा और जो चीज़ें आप पीसेंगे, मिसाल के तौर पे आप जो मुर्गियों की फीड है या दीगर जानवरों की फीड है, परिंदों की, उसकी आप पिसवाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सेल टैक्स पड़ेगा और वो तकरीबन आपको 5 अरब रुपए का टैक्स उसके ऊपर लगा दिया गया है। इंपोर्टेड सब्जियां जो बाहर से मंगाई जाती हैं उन पर 7 अरब रुपए तक का टैक्स लगा दिया गया है। पोल्ट्री, डेयरी, सॉसेजेस, यानी ये जैसे KNN या बाकी कंपनीज हैं उनके जो मिलते हैं नगेट्स वगैरह, आपको ये चीज़ें, डेयरी की मसनूआत, वो चीज़ें जैसे मक्खन और इस तरह की बहुत दूध डब्बे वाला या इस तरह की और जो चीज़ें, उन सबको, और पोल्ट्री जैसे मुर्गियां वगैरह, ये चीज़ें जो किसी ब्रांड के तहत बिकते हैं, जैसे मैंने आपको KNN की मिसाल दी, या कोई ऐसे अंडे बेचने वाले जिनका ब्रांड के साथ पैक्ड उनके अंडे होते हैं, या मक्खन बनाने वाली कंपनियां जिनका ब्रांड है जो मक्खन बेच रहे हैं, नूरपुर वगैरह, ब्लू बैंड वगैरह, इस किस्म के, ये जितने भी नाम के तहत, ब्रांड के नाम के तहत बिकते हैं, इन पर 17% टैक्स आयद कर दिया गया है।
अब ये सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, मुर्गियों की फीड भी महंगी हो जाएगी, मुर्गियों की मशीनें, जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, हालांकि इसको प्रमोट करना चाहिए पोल्ट्री के बिज़नेस को, जितना ज़्यादा हम गोश्त प्रोड्यूस करेंगे उतना बेहतर है, लेकिन वो जो मशीनें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। डेयरी मसनूआत की मशीनों पर भी 17% टैक्स आयद हो गया है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बाहर से जानवर मंगवाने का रुझान है, ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस पाकिस्तान में आ रहा है। सैलेज बनाने के लिए कारखाने लग रहे हैं, मकई की पैदावार ज़्यादा की जा रही है। ये वो टाइम है जब गवर्नमेंट सपोर्ट देती है इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। अब यानी जो दूध धोने वाली मशीनें हो गई, डेयरी के अंदर जो खुदकार मशीनें काम करती हैं, जहाँ 400 500 गाय मौजूद होती है और उसको 2 3 4 बंदे मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं सारे सिस्टम को, इसलिए कि वो मशीनों के साथ चलता है। तो इन मशीनों के ऊपर भी सेल टैक्स जो है वो 17% टैक्स जो है इसके ऊपर भी लगा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन्स पर 17% टैक्स लगा दिया गया है, ये आपको सार्फिन को भरना पड़ेगा। मेकअप के ऊपर, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर ठीक है ये टैक्स लग गया है 17%। सिलाई मशीनों पर टैक्स लगा है। जिंदा जानवरों और मुर्गियों पर 17% टैक्स जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसी कुछ मुर्गियों की और जानवरों की किस्में इंपोर्ट की जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो किस्में जब पाकिस्तान पहुंचेंगी तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग करवा के पाकिस्तान अपना दूध की और गोश्त की पैदावार को बढ़ाना चाहता है, अंडों की पैदावार को बढ़ाना चाहता है। इंडिया ने इसमें बहुत काम किया था, उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ के किसानों की बहुत मदद की थी, बड़ी रिसर्च की थी उन्होंने। अब पाकिस्तान के अंदर ये इंपोर्ट की जाएंगी तो 17% इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। ज़रूरी इलाज जो है यानी वो चीज़ें जैसे बीज और तमाम मशीनें जो भी ज़राअत के लिए इंपोर्ट की जाएंगी या यहाँ पे बनेंगी, उन सब पर 5% से बढ़ाकर 17% टैक्स लगा दिया गया है। अब उसके अंदर थ्रेशर हैं, हार्वेस्टर्स हैं, अब पौधे लगाने वाली मशीनें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, सब महंगी हो जाएंगी। बैटरियों पर जो टैक्स है वो बढ़ा के 12% से 17% कर दिया गया है। रिन्यूएबल सोर्स से जो लोग बिजली पैदा करते हैं वो बैटरियाँ उनके बहुत काम आती हैं, रात को बैटरियों पर निज़ाम चलता है तो बैटरियों की कीमत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़ हैं या लिथियम से जो बैटरियाँ बनती हैं जिसको ड्राई सेल बैटरी कहते हैं, वो सारी की सारी भी महंगी होने जा रही हैं। चांदी और सोने पर 1% से 1% से बढ़ा के 17% सेल टैक्स कर दिया गया है। सोलर और विंड के मंसूबों पर टैक्स लग गया है, यानी ये रिन्यूएबल सोर्सेज जो बिजली पैदा करने के हैं, तवानाई पैदा करने के हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा था पाकिस्तान में ताकि आलूदगी पैदा ना हो। तो अब आलूदगी पैदा ना हो इसके लिए कहा जा रहा था ये किया जाएगा, लेकिन सोलर पे और विंड के मंसूबों पर दोबारा से टैक्स लग गया है। और वैसे तो ये क्लेम किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जो फाइनेंस बिल तरमीमी जो बिल आया है, मिनी बजट जिसको कहते हैं, इसकी मंजूरी तो दे दी गई है, वफाकी काबीना ने दे दी है, फिर असेंबली में चला गया है, वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मिनी बजट में 71 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और लैपटॉप, टैबलेट्स और फ़ोन कॉल्स पर जो टैक्सेस हैं उसके मुतालिक खसूसी कमेटी कायम करने का फैसला इसलिए हुआ कि MQM अड़ गई और उन्होंने कहा जी IT की मिनिस्ट्री उनके पास, उन्होंने कहा ये ना करें आप, ये ज़्यादती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, कुछ चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। अच्छा, मजमूई तौर पर टैक्सेस और ड्यूटी से 340 अरब रुपए का इजाफी आमदन होगी। सेल टैक्स की शरह को 17% किए जाने का इम्कान है। इम्कान क्या है वो तो हो गई है, और ये सारी तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसमें अपोजिशन ने उतना जोर नहीं लगाया, अपोजिशन ने सिर्फ रोला डाला, शोर मचाया और चले गए। अब ये कोई तरीका नहीं था, मेरे ख्याल में अपोजिशन लीडर को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को। अब शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी, यानी उन्होंने सबको, शहबाज शरीफ साहब ने ये कायल किया कि आप सब ने पहुंचना है कौमी असेंबली में और हुकूमत को टफ टाइम आप सब ने देना है कौमी असेंबली में। और शहबाज शरीफ साहब खुद निजी मसरूफियात के बहाने गायब हो गए। यानी ऐसी कौन सी मसरूफियत है, कोई शादी हो सकती है ना, कोई सालगिरह हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है। वैसे इनके घरों में शादियों का आजकल सीज़न चल रहा है, मेरी इत्तला के मुताबिक और भी शादियां हो रही हैं शरीफ ख़ानदान में। लेकिन मामला ये है कि क्या कौम से ज़्यादा अजीज़ लीडर को शादियां या फंक्शंस या ये चीज़ें होनी चाहिए? मुझे अच्छी तरह याद है मियां नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च था और मेरे भाई की शादी थी, और लॉन्ग मार्च निकला हुआ था। मैं अपने भाई की शादी मिस करके तो लॉन्ग मार्च के साथ कवरेज कर रहा था, जा रहा था, मैं नहीं मिस कर पा रहा था। यानी मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं शादी में जाऊं और जाके उस शादी को एंजॉय करूं। मेरे भाई की शादी है
और मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मुझे बड़ा अजीज़ है। मेरा दिल कर रहा था और मुझे बुला भी रहे थे सब लोग, लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे, मैं छुट्टी लेकर किसी और को भी कह सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने छुट्टी नहीं ली कि ये एक तारीखी लम्हा है। लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब का अदलिया की बहाली के लिए चल रहा है और एक तहरीक है पाकिस्तान में वकला की, तो इस वक्त मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो मैंने उस दिन अपनी ड्यूटी की थी। तो शहबाज शरीफ साहब से तो पूरी कौम 22 करोड़ लोगों को उम्मीदें थी, वो इस मौके पर कहाँ गायब थे। हुकूमत से तो शिकवा करें सो करें, ये अपोजिशन भी ऐसा लगता है कि बिक गई है और एक पाँव ज़मीन पर रखने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब ने आज बिल्कुल ठीक कहा है इजलास शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की तकरीर तो ऐसा लगता है कि जैसे एक नौकरी की दरखास्त है, और वाकई ऐसा ही लगता है। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे भी उन्होंने ताना कसा। उन्होंने कहा जी अब जद्दा में थे तब भी यही कहते थे कि आ रहे हैं बीमार हैं, ठीक हो के आ रहे हैं, फिर जब तक समझौता नहीं हुआ तब तक वो आए नहीं। तो एक अखबार की कटिंग है, ये आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुलसूम नवाज साहबा मरहूमा का स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक हो जाएगी, समझौता हो गया है तो वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये सन 2000 का है, सन 2000 का। और आज 21 साल के बाद भी कुलसूम नवाज साहबा की अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, वो इस दुनिया में नहीं है। नवाज शरीफ वैसे ही हैं, वो नहीं बदले, ना उनके समझौते बदले। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।